तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे संभाव्य वित्तीय संकट की जिसकी आहट हमें 2008 के उस बड़े क्रैश की याद दिला रही है। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है एक चौंकाने वाला आंकड़ा, $2 ट्रिलियन। जी हाँ, ये उस प्राइवेट क्रेडिट मार्केट का साइज है जो इस वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़े खतरे में है। तो सबसे पहला सवाल यही है, क्या सच में कोई संकट आने वाला है? अब अगला सवाल कि दुनिया भर में जो ये उथल पुथल मची हुई है, आखिर वो इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो मार्केट एक खूबसूरत शांत तालाब की तरह है जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? हकीकत यह है कि ये तालाब एक ऐसी दुनिया में है जहां जंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन और आर्थिक अस्थिरता है, और इन सब का असर सीधे सीधे इस तालाब पर पड़ता है। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके ठोस सबूत भी हैं। सोचिए, सिर्फ एक युद्ध विराम की अफवाह उड़ी और बिटकॉइन की कीमत उछल गई। जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते तो पूरे मार्केट में पैसा कम हो जाता है, जिसका असर हर एसेट पर पड़ता है। यहाँ तक कि तुर्की जैसे देश जब अपनी करेंसी बचाने के लिए सोना बेचते हैं तो उसका असर भी गोल्ड मार्केट पर दिखता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि दुनिया भर की खबरों का सीधा और तुरंत असर क्रिप्टो की कीमतों पर होता है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, शैडो बैंकिंग का खतरा, और समझते हैं कि इस पूरे संभावित संकट के पीछे का असली खेल क्या है। और वो खेल है प्राइवेट क्रेडिट फंड्स का। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्राइवेट क्रेडिट फंड्स होते क्या है ना? तो देखिए, ये एक तरह की शैडो बैंकिंग है। मतलब अमीर इन्वेस्टर्स और संस्थानों से पैसा लेकर उन कंपनियों को उधार दिया जाता है जिन्हें बड़े बड़े बैंक बहुत ज्यादा रिस्की मानकर लोन नहीं देते। तो फिर इनका पूरा बिजनेस मॉडल चलता कैसे है? समझिए, ये 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला, ये अमीर इन्वेस्टर्स से 8-9% जैसे ऊंचे रिटर्न का वादा करके पैसा उठाते हैं। फिर दूसरा, यही पैसा उन मिड साइज रिस्की कंपनियों को लोन पर देते हैं जिन्हें बैंक से पैसा नहीं मिलता। तीसरा, ये उन कंपनियों से 11-12% जितना भारी भरकम ब्याज वसूलते हैं। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, ये इन्वेस्टर्स को हर 3 महीने में सिर्फ एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 5% निकालने की इजाजत देते हैं ताकि सिस्टम में स्थिरता बनी रहे। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, ये मॉडल बढ़िया काम करता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। और वो कमजोरी क्या है? वो ये है कि कैसे दुनिया में हुई एक बड़ी घटना, एक बाहरी झटका इस पूरे सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता है। देखिए, होता क्या है, जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है, मान लीजिए जंग की, तो इन्वेस्टर्स में डर फैलता है। फिर सब घबराकर एक साथ अपना पैसा निकालने दौड़ पड़ते हैं। अब फंड के पास तो कैश है नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो लोन में बटा हुआ है। तो कैश जुटाने के लिए फंड को अपने लोन एग्रीमेंट्स को औने पौने दामों पर बहुत बड़े नुकसान में बेचना पड़ता है। और बस यहीं से खेल खत्म। फंड की वैल्यू 0 हो जाती है, लिक्विडिटी का संकट खड़ा होता है और सिस्टम ढह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2008 में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बस एक थ्योरी है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि बांध में दरारें दिखने लगी हैं? चलिए कुछ सबूतों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि ये सब शायद पहले ही शुरू हो चुका है। ये आंकड़े देखिए जरा, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि बड़े बड़े फंड्स में पैसा निकालने की रिक्वेस्ट 5% की तय लिमिट से कहीं ज्यादा है। ब्लू आउल जैसे फंड में तो ये 40% तक पहुंच गई है, और अपोलो में 12%। ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। और देखिए, ये सिर्फ 1-2 फंड की कहानी नहीं है। ब्लू आउल में 40%, ब्लैकस्टोन में 8%, अपोलो में 12%। ये सब नामी फंड्स हैं जहां इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में घबराहट फैलनी शुरू हो गई है। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, जेमी डायमंड जैसे फाइनेंस की दुनिया के बड़े नाम भी अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्राइवेट क्रेडिट फंड मार्केट में संकट बस दरवाजे पर खड़ा है। और तो और वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि उन्होंने मार्केट को 3 बार 50% तक गिरते देखा है, और वो फिलहाल सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मतलब साफ है, बड़े खिलाड़ी भी एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े बड़े खतरे मंडरा रहे हैं जिन्हें हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर किया क्या जाए? देखिए, बड़े सिस्टम को तो हम नहीं बदल सकते, पर कम से कम जो हमारे हाथ में है, यानी हमारी अपनी संपत्ति, उसे तो सुरक्षित रख ही सकते हैं। क्योंकि कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। अगर $2 ट्रिलियन के इस प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में संकट आया तो वो स्टॉक मार्केट को डुबोएगा और उसकी सुनामी क्रिप्टो तक पहुंचना तय है। और ये खतरे सिर्फ मार्केट क्रैश के नहीं हैं। एक असल दुनिया का किस्सा सुनिए, कॉइन DCX का मामला।
धोखेबाजों ने एक नकली वेबसाइट बनाई और एक इंसान से 71 लाख रुपए ठग लिए। और सबसे बुरी बात क्या हुई, इस धोखाधड़ी की वजह से CoinDCX के असली फाउंडर्स को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, फ्रॉड कोई और करे और सजा किसी और को मिले। ये दिखाता है कि ये घोटाले कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो फिर ऐसे घोटालों से बचा कैसे जाए? एक बहुत ही काम का टूल है जैसे बाइनेंस वेरीफाई। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। अगर कोई आपसे कहे कि वो बाइनेंस से है तो उसका यूजर नेम, ईमेल या फोन नंबर कॉपी कीजिए। फिर बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर बाइनेंस वेरीफाई टूल में उसे पेस्ट कर दीजिए। बस आपको पता चल जाएगा कि वो असली है या नकली। और कुछ बुनियादी सुरक्षा नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी अनजान फाइल डाउनलोड मत कीजिए, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक मत कीजिए, अनजान QR कोड तो बिल्कुल स्कैन मत कीजिए। अगर कोई आपसे जानकारी या पैसा मांग रहा है तो उसकी पहचान को हमेशा वेरीफाई कीजिए। और जब भी कोई शक हो तो सीधे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कस्टमर सपोर्ट से बात कीजिए। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां इतने बड़े बड़े सिस्टमिक रिस्क हैं जो किसी के भी कंट्रोल से बाहर हैं, तो क्या सबसे जरूरी और पहला कदम ये नहीं है कि हम अपने डिजिटल दायरे को, अपनी संपत्ति को पूरी तरह से महफूज रखें?